की स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन। ट्राई करेंगे इस चैप्टर में आज 2 टॉपिक कवर कर लेंगे, क्योंकि जितना मुझे बच्चों ने बताया प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ये पढ़ा दो सर, वो डेफिनेशन वाले टॉपिक, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, हेडिंग्स, ये सब तो हमें भी आते हैं। ये आज हमारा पहला फोकस है, पहले हम इसको कवर करते हैं। ट्राई करेंगे कि पहले प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल को खत्म कर लें, इसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी हम आज ही खत्म कर लेंगे। तो पहले रूल्स पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से, संभावित क्वेश्चन पहला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, जो कि मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है जो लॉ में वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका मीनिंग डिराइव करना, उसका मीनिंग निकालना, जो लॉ में लिखा हुआ है उसका मतलब समझना। पर कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो लॉ में लिखा हुआ है उसका कंक्लूजन निकालना। और इसीलिए कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन वाइडर टर्म्स है, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड इंटरप्रिटेशन। और कंस्ट्रक्शन जनरली क्या है कि जब कोर्ट प्लेन मीनिंग को साइड में रखकर लॉ को इंटेंशन क्या था उसके हिसाब से इंटरप्रेट करे, तब हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। दिस इज डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन इज वाइडर, कंस्ट्रक्शन बाद में होगा, पहले इंटरप्रिटेशन होगा। और जब हमें लगेगा कि इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं लॉ के इंटेंशन के साथ मैच नहीं हो रहा, या इंटरप्रिटेशन करने पर लगता है कि कोई एम्बिग्यूटी है, तब हम कहां जाते हैं, कंस्ट्रक्शन। ऑलराइट, चलिए आगे आते हैं। गुड आफ्टरनून भैया, बिल्कुल बढ़िया, मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन के पहले ये वाले टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरप्रिटेशन 2 तरह के होते हैं, लीगल और डॉक्ट्राइनल। डॉक्ट्रीन क्या होते हैं आप भी जानते हो, ऐसी चीजें जो लॉ में लिखी हुई नहीं है, जिन्हें कोर्ट के अलग अलग डिसीजन से हमने रूल बनाकर मान लिया है, उन्हें कहते हैं डॉक्ट्रीन। तो इंटरप्रिटेशन भी 2 तरह के होते हैं, लीगल और डॉक्ट्राइनल। लीगल इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, इंटरप्रिटेशन वो जो लॉ में ही लिखा हुआ हो, जो लॉफुली चल रहा हो। वो भी 2 तरह के होते हैं, ऑथेंटिक और यूजुअल। ऑथेंटिक क्या, जब इंटरप्रिटेशन का रूल ही कहां लिखा हुआ हो, लॉ मेकर खुद बता गया हो इंटरप्रिटेशन के रूल्स, व्हेन द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आर रिटन इन द लेजिस्लेशन इटसेल्फ बाय द लेजिस्लेटर। तो रूल जब लेजिस्लेटर द्वारा ही बता दिए जाए, दिस इज ऑथेंटिक। यूजुअल क्या होता है, यूजुअल वो जब इंटरप्रिटेशन के रूल हम अदर सोर्सेस से डिराइव करें, जैसे कि बोले ट्रेंड है कि इसी रूल से इंटरप्रेट किया जाता है, कस्टम या केस लो। केस लो मतलब सर, केस लो को आपने डॉक्ट्राइनल बोला। केस लो मतलब जब कोर्ट ने कुछ केसेस में बताया हो कि ये रूल इन सिचुएशंस में फॉलो कर लेना, और हम वो फॉलो कर रहे हैं, देन इट इज यूजुअल। बेटा डॉक्ट्राइनल चालू ही तब होगा जब हम इंटरप्रिटेशन करवाने के लिए कोर्ट की शरण में चले जाएं। When we look toward the court, वो डॉक्ट्राइनल नहीं है। जब हम कोर्ट के पास चले जाएं, लुक टुवर्ड द कोर्ट मतलब होता है कोर्ट ने जो रूल बना दिए वही फॉलो कर लो, तब तो वो क्या है, यूजुअल, लीगल का ही पार्ट है। लेकिन जब हमको नहीं समझ में आ रहा, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, 2 पार्ट हो गए हो, वो कुछ और कह रहे हैं, हम कुछ और कह रहे हैं, अथॉरिटी कुछ और कह रही है, अब तो मैं बोल सकता हूँ असेसी कुछ और कह रहा है, असेसिंग ऑफिसर कुछ और कह रहा है कि इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, और हम फाइनली अब केस लग गया है, आईटीएटी में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए, अब इंटरप्रिटेशन के रूल निकल कर अगर आएंगे, दिस इज डॉक्ट्राइनल। और डॉक्ट्राइनल ऑब्वियस 2 तरह के ही होंगे, क्योंकि कोर्ट या तो लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालेगी या इंटेंशन के थ्रू इंटरप्रिटेशन निकालेगी, जो 2 तरह के होंगे, या तो ग्रामेटिकल या लॉजिकल। तो जब ऑर्डिनरी रूल ऑफ स्पीच को फॉलो करे कोर्ट, ग्रामेटिकल, और जब इंटेंशन को डिस्कवर करने की कोशिश करे कोर्ट, देन इट इज लॉजिकल। ऑलराइट, सो इंटरप्रिटेशन के रूल 2 तरह के, लीगल और डॉक्ट्राइनल। लीगल 2 तरह के, ऑथेंटिक और यूजुअल। ऑथेंटिक तब जब लेजिस्लेटर खुद रूल बता गया हो, यूजुअल तब जब कस्टम या कोई कोर्ट के किसी केस लॉ ने बता दिया हो कि ये रूल फॉलो करना, हम वो फॉलो कर रहे हो। और जब कोर्ट के पास चले जाए, देन इट इज डॉक्ट्राइनल। और वो 2 तरह के होंगे, कोर्ट या तो ऑर्डिनरी रूल फॉलो करेगा, ग्रामेटिकल, और अदरवाइज कोर्ट लॉजिकल चला जाए तो फिर वो
लॉजिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। चलिए आगे आते हैं, इंटरप्रिटेशन के पहले रूल पर आते हैं, प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। रूल नंबर 1 क्या है? लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं कार्डिनल रूल, क्योंकि दिस इज प्राइमरी रूल, सबसे पहले ये रूल लगेगा। कोर्ट की भी प्राइमरी ड्यूटी यही है कि लॉ को लिटरल सेंस में समझा जाए, लॉ का ग्रामेटिकल मीनिंग निकाला जाए, और कौन सा मीनिंग दे वर्ड को? ऑर्डिनरी मीनिंग, ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग दे। ठीक है। कब तक? जब तक दो मतलब नहीं निकल रहे हो, जब तक उस मतलब से कोई एम्बिग्यूटी नहीं आ रही हो, तब जब तक कोई एब्सर्डिटी नहीं दिख रही हो, तब तक लिटरल इंटरप्रिटेशन इज द फर्स्ट एंड फाइनल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। लेकिन अगर उस मीनिंग से क्या निकल कर आ जाए? इनकंसिस्टेंसी। किससे इनकंसिस्टेंट हो गया ये इंटरप्रिटेशन? ये जो मीनिंग आपने निकाला, जो मीनिंग आपने निकाला, ये इनकंसिस्टेंट लग रहा है। किससे? लॉ के इंटेंशन से, लॉ के पर्पस से। या दिख रहा है कि यार ये टोटल अब्सर्ड मीनिंग है, गलत मीनिंग निकल रहा है, रिपग्नेंट हो रहा है। देन ग्रामेटिकल सेंस को क्या करना पड़ेगा? या तो थोड़ा सा मॉडिफाई करें, या थोड़ा सा बढ़ा दें, या थोड़ा सा कम कर लें, या तो एब्रिज्ड या एक्सटेंड या मॉडिफाई कर दें, ताकि इनकन्वीनियंस को क्या किया जा सके? अवॉइड। लेकिन एक प्रोविजन, एक बात यहां ध्यान रखने लायक है, वो ये कि लिटरल इंटरप्रिटेशन जब निकालो, तब समझ लेना कि कौन सा वर्ड नॉर्मल वर्ड है और कौन सा वर्ड टेक्निकल वर्ड है, और टेक्निकल वर्ड को टेक्निकल सेंस में ही समझना। बेस्ट एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो वहां प्रैक्टिस मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं, वो हमारे लिए टेक्निकल टर्म होता है कि जो जॉब नहीं करता उसे प्रैक्टिस कहते हैं। तो टेक्निकल वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड इन टेक्निकल सेंस। रूल नंबर 2 पर चलते हैं। क्या है रूल नंबर 2? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। कोई मीनिंग गलत हो जाए, उससे अच्छा है लॉजिकली उसे कुछ मीनिंग असाइन कर दिया जाए। लेटिन टर्म क्या है? अ ट्रेस मेजिस वेलिएट क्वाम पेरियट, मींस स्टेच्यू का ऐसा मतलब निकाले जिससे क्या निकल पाए? सेंसिबल मीनिंग। कुछ कुछ भी ना निकले, उससे अच्छा है कुछ सेंसिबल मीनिंग निकाल दिया जाए। वर्ड ऑफ स्टेच्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड। वर्ड इस तरह से कंस्ट्रू करें, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करें, इस तरह से मतलब निकालें जिससे सेंसिबल मीनिंग आए। इसका मतलब वेदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरल मीनिंग एंड सेंसिबल मीनिंग, यस ऑफ कोर्स। कई बार जब लिटरल मीनिंग निकालते हैं तो दिखता है अब्सर्डिटी है, अब्सर्ड है, ये क्या बेवकूफी जैसा लॉ बना दिया। तो फिर हम जाते हैं कौन से मीनिंग पर? सेंसिबल मीनिंग पर। कब जाएं? जब लिटरल इंटरप्रिटेशन में इनकंसिस्टेंसी दिखे, अब्सर्डिटी दिखे, एम्बिग्यूटी दिखे। लिखा है व्हेन द वर्ड्स ऑफ एन इनेक्टमेंट आर केपेबल ऑफ, उस इंटरप्रिटेशन से दो मीनिंग निकल रहे हैं, टू कंस्ट्रक्शन। तो फिर वो इंटरप्रिटेशन फॉलो किया जाएगा जो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करे, रेदर जो ऑब्जेक्ट को डिफीट करे। आप एक बात समझ लेना, ये ऐसे ही सुन लो, इसको ऐसे ही लिख लो, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा, एक्सप्लेन द रूल ऑफ रीजनेबल। और अब तो आप समझते हो, आप बहुत समझदार लोग हो, आपने देख लो क्यों पिछले अटेम्प्ट के क्वेश्चंस, पीएमक्यू, आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप देख चुके हो, आपको पता है डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। तो अगर दो मीनिंग निकल रहे हैं तो वो फॉलो करें जो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करे, रेदर देन वो मीनिंग जो ऑब्जेक्ट को डिफीट करे या ऑब्जेक्ट को नुकसान पहुंचाए, इंपेयर द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, जब भी ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन से क्या निकल कर आए? एब्सर्डिटी, तो फिर कोर्ट को भी यही कहा जाता है कि कोर्ट स्टेट्यूट को इस तरह से इंटरप्रेट करे ताकि रिजॉल्व कर पाओ किसको? इनकंसिस्टेंसी को, और लॉ को बना पाओ कंसिस्टेंट। तब क्या मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आपको लिटरल इंटरप्रिटेशन से थोड़ा सा डिपार्ट होना पड़ेगा? हाँ,
It is permissible to depart therefrom and to interpret the provision of statute only to the extent it avoids such absurdity. तो जब भी आपको लगे, क्या लगे कि लिटरल इंटरप्रिटेशन जो निकल रहा है वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो अब्सर्डिटी है, तो आप उससे डिपार्ट करें और वो मीनिंग फॉलो कर लें जो जो क्या कर रहा है, जो अब्सर्डिटी को अवॉइड कर रहा है. गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहा जाता है इसको. कार्डियल रूल किसको कहा जाता है? लिटरल इंटरप्रिटेशन. उसको कहा गोल्डन. क्यों? क्योंकि बोले लॉजिकल मीनिंग निकालो अगर कोई गलती है तो. रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. पॉइंट नंबर 3, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. ये कब लगता है? जब एक ही लॉ के दो प्रोविजन एक दूसरे को क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रडिक्ट. अगर ऐसा होना तो एक रूल तो पहले ही ढंग से ध्यान में रख लेना कि फिर दो तरह के रूल होते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक. और आप जानते हो क्या प्रिवेल करेगा? स्पेसिफिक रूल हमेशा ओवरराइड करेगा किसको? जनरल रूल. रूल ये है, रूल लगेगा कब? पहले वहां वापस आता हूं. जब भी बताओ, जब भी क्या हो, एक लॉ के ही दो प्रोविजन एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर. तब करें क्या? तब एडवाइस ये दी जाती कि इस तरह से इंटरप्रेट करो कि वो दोनों प्रोविजन का एग्जिस्टेंस बना रहे टू बेस्ट हार्मोनाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ. इस तरह से इंटरप्रेट करो कि हार्मोनाइज हो पाए. हार्मोनाइजेशन मतलब क्या? हार्मोनियस रखना मतलब क्या? सामंजस्य बना के रखना. लड़ाई झगड़े मत करो, दोनों बने रहो, दोनों प्रोविजंस बने रहे. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. ये रूल लगेगा कब? जब कॉन्फ्लिक्ट हो बिटवीन टू प्रोविजन ऑफ अ स्टेट. नेक्स्ट, जनरली या स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट. ऑलरेडी मैंने बता दिया, स्पेसिफिक रूल ओवरराइड करेगा किसको? जनरल. This rule can be adopted only when there is a real and not merely apparent conflict. दिख रहा है conflict है पर उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा तो छोड़ो. पर एक्चुअल में अगर कोई conflict है तो फिर इस रूल पर आना. Where the word of statute on a reasonable construction thereof admit of one meaning only, then such natural meaning will. अगर आप नॉर्मल मीनिंग निकालो और उसका एक ही मीनिंग निकल रहा है तो वो नेचुरल मीनिंग को एक्सेप्ट करो. मत जबरदस्ती में दिमाग मत लगाओ कि इन दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी है. नॉट अपेरेंट बल्कि रियल कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए तो इस रूल पर आना. आगे, अधिकतर बार तो लॉ मेकर खुद ही कोशिश करता है कि दो प्रोविजन में इनकंसिस्टेंसी ना हो पाए. वो खुद बता जाता है कौन सा रहेगा, कौन सा डिफीट होगा, कौन से साथ में फॉलो करने पड़ेंगे. उसे क्या कहते हो? तीन तरह के प्रोविजन. सब्जेक्ट टू, नॉट विद स्टैंडिंग, विदाउट प्रिजुडाइस. अभी तक भी वही लिखा हुआ है. सेक्शन 91 फॉर एग्जांपल किसी ने लिख दिया सेक्शन 91 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 88. इसका मतलब क्या? सेक्शन 91, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 91 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 88. मतलब क्या? 88 प्रिवेल करेगा या 91 प्रिवेल करेगा? 88 प्रिवेल करेगा. 91 कह रहा है कि 91 ही सब्जेक्ट टू 88 में 91 कह रहा है मेरा ध्यान बाद में रखना, पहले 88 का ध्यान रखना. कहते हैं मुझे फॉलो कर देना, सब्जेक्ट टू 88 नॉन कंप्लाई ना हो जाए. सब्जेक्ट टू एक ही सब्जेक्ट मैटर दो सेक्शंस में कवर है. कंफ्लिक्ट है तो और अगर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू तो लेटर प्रिवेल करेगा ओवर फॉर्मर. तो ऑब्वियसली सेक्शन 88 प्रिवेल करेगा. नॉट विथ स्टैंडिंग क्या कहलाता है? ओवरराइडिंग क्लोज. जिसके साथ भी नॉट विथ स्टैंडिंग है वो प्रिवेल करेगा, दूसरा डिफीट होगा. नॉट विथ स्टैंडिंग में तीन तरह से लिखते हैं. नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, या एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, या एनी लॉ ऑफ द इंडिया. एनी अदर प्रोविजन मतलब वो कह देगा कि इस लॉ का ये पर्टिकुलर प्रोविजन, उसको ओवरराइड करेगा. एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ मतलब पूरा लॉ. एनी अदर प्रोविजन ऑफ इंडिया, अदर लॉ ऑफ इंडिया मतलब कोई भी लॉ इस प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता. नॉट विथ. नाउ अब क्या लिख रहे हैं?
विदाउट प्रिजुडाइज। विदाउट प्रिजुडाइज दोनों को साथ में लेकर चलेगा। विदाउट प्रिजुडाइज टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 88। अगर 91 के लिखते हैं कि विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ 88, मतलब 91 कह रहा है मुझे फॉलो करना, 88 को भी करना, वो ये नहीं कह रहा 88 ओवरराइड करेगा मुझे। अगर सब्जेक्ट टू लिख देता तो 88 प्रिवेल करेगा। विदाउट प्रिजुडाइज लिख दिया तो मतलब मैं भी हूं वो भी फॉलो करना, हम दोनों साथ में चलेंगे, हमारे कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, दोनों करना है, कंफ्यूजन मत रखना। नॉट विद स्टैंडिंग कहता है मैं प्रिवेल करूंगा, सब्जेक्ट टू कहता है वो प्रिवेल करेगा, विदाउट प्रिजुडाइज कहता है दोनों कंप्लाई करना। क्लियर है? तो फिर वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, प्रोविजन किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। प्रोविजन अगर विदाउट प्रिजुडाइज कह रहा है मतलब है मुझे भी फॉलो करना है, दूसरे प्रोविजन को भी फॉलो करना है। क्लियर? रूल नंबर 3 हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन खत्म। रूल नंबर 4, अब आने लग गए मजेदार रूल फाइनली। हिडन केस, जिसको एक और क्या कहा जाता है, मिसचीफ रूल। बेसिक ये थॉट प्रोसेस कि लॉ क्यों बनाया होगा, क्या रीजन रहा होगा कि लॉ बनाया। हिडन केस, 4 चीजें देखकर लॉ को इंटरप्रेट करो। इसके पहले क्या सिचुएशन थी, व्हाट वाज द लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ दिस एक्ट। इस लॉ के पहले क्या लॉ था, उस लॉ में क्या कमी थी, व्हाट वाज द डिफेक्ट, व्हाट वाज द मिसचीफ, व्हाट वाज द हार्डशिप जो उस लॉ की वजह से चलती थी। तीसरा, ये जो लॉ है वो किस तरीके से उसको रिजॉल्व कर रहा है। और चौथा, इस लॉ को लाने का, इस रेमेडी का रीजन क्या है, रेमेडी क्यों दी है वापस से, मतलब अल्टीमेटली क्या देखने, लॉ लाने का रीजन, और उसी से इंटरप्रेट किया जाएगा। इस लॉ के पहले क्या प्रोविजन था, उसमें क्या मिसचीफ या हार्डशिप या डिफेक्ट था, हमने उसे, इस पार्लियामेंट का लॉ इसे कैसे रिजॉल्व कर रहा है, और इस रेमेडी का रीजन क्या है। 4 फैक्ट्स को देखते हुए जब इंटरप्रिटेशन करोगे तो अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन वो निकलेगा विच विल सप्रेस, यहां मैंने उस टाइम भी कहा होगा, लाइन याद रखना, इस रूल में लिखना, सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी, क्योंकि यही तो कर रहा है ये लॉ, मिसचीफ खत्म कर रहा है, रेमेडी दे रहा है, विच सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। और अल्टीमेटली इसमें काम क्या आ रहा है, ट्रू इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। मतलब अगर हेडन्स रूल लगाना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, अभी की सिचुएशन मत देखो, देखो इस लॉ के पहले क्या सिचुएशन थी। विल बाउंड टू लुक यू एट द स्टेट ऑफ द लॉ एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द एनेक्टमेंट, उस समय क्या पोजीशन थी। आगे ऑब्वियस है, कब लगाओगे, ये सब तभी लगेंगे जब लॉ में कोई एम्बिग्यूटी है। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट रूल ऑफ बेनिफिशियल कंसेशन। कई ऐसे लॉ होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के, कुछ पर्टिकुलर क्लास के फेवर में बनाए जाते हैं बस। तो देयर आर सर्टेन बेनिफिशरीज जिनके लिए लॉ बनाया गया था। तो जब भी इंटरप्रिटेशन करो तो ये ध्यान में रखकर करो कि कौन इसके बेनिफिशरीज हैं, जिनके, मतलब सर कहीं ना कहीं हिडन जैसा ही रूल है, हाँ, लेकिन ये लगेगा तब जब वो लॉ है जिनको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बनाया गया, कुछ पर्टिकुलर क्लास के लोगों के लिए बनाया गया। ये रूल नहीं है, सही बताऊं तो ये रूल है ही नहीं, वास्तव में ये मेथड है इंटरप्रिटेशन का, कि जिसके लिए बना उसके फेवर में इंटरप्रेट करो लॉ को। लिखा है लिबरल तरीके से इंटरप्रेट करो ताकि किसको इंपैक्ट दे पाओ, लेजिस्लेशन के इंटेंशन को इंपैक्ट दे पाओ। ताकि जब आप बेनिफिशियली कंस्ट्रक्ट करोगे किसी लॉ को, कहां लगाएंगे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का रूल, ऐसे लॉ के लिए जो इंप्रूव करने के लिए लाया गया था कंडीशन ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल, जो कुछ लोगों की पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए लाया गया था। कौन लोग, जो अंडर प्रिविलेज थे या जिन्हें पास्ट में सही से ट्रीट नहीं किया गया, उनके लिए जब लॉ बनते हैं तो उन्हें इस मेथड से इंटरप्रेट करना चाहिए।
तो मुझे बताओ, जब इस इंटेंशन से इंटरप्रेट करोगे तो लॉ के वर्ड को हम थोड़ा सा क्या करके पढ़ेंगे, एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस को जब कोर्ट ने डिफाइन किया तो कोर्ट ने कहा यार एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू वर्क प्लेस इज वर्क प्लेस। वो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे टीम पूरी, वहां अगर उसने आरोप लगाया सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ है, कोर्ट ने माना ये वर्क प्लेस है, क्योंकि एक्सटेंडेड वर्क प्लेस है, काम की वजह से ही तो टीम लंच के लिए गई थी। तो in such cases it is permissible to give an extended meaning to words or clause। पर ये भी आप ऑब्वियस है तब लगाएंगे जब लॉ में कुछ एम्बिग्यूटी हो या एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हो। ये तब नहीं लगाएंगे जब वर्ड कैसे हो, अनइक्विवोकल, नॉट व्हेन द वर्ड्स इन इंस्टीट्यूट्स आर अनइक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब क्या होता है, ये भी लिखवाया होगा मैंने तब। इक्विवोकल मतलब इक्विवोकल मींस वन मीनिंग और मोर देन वन मीनिंग। एम्बिग्यूअस, सो जब कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, व्हेन देयर इज नो एम्बिग्यूटी, तब ये रूल लगाने की जरूरत नहीं है। जब एक से ज्यादा मीनिंग हो तब लगाना, जब एक ही मीनिंग हो रहा हो तब ये रूल लगाने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। नेक्स्ट, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। इस रूल में लिखने का प्रोविजन कम और एग्जाम वो ज्यादा है कि कभी कभी इस रूल में यह है कि एंड को और पढ़ें और को एंड पढ़ें। पहले इस रूल के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ये रूल आ जाए एग्जाम में लिखने को, तो आप पहले लिखोगे कि कई बार लॉ में कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं जैसे एंड और शेल में, और लॉ के इंटरप्रिटेशन का एक रूल है कि लॉ को सेंसिबल मीनिंग दिया जाए, लेकिन जब एंड को एंड पढ़ने से मीनिंग थोड़ा सा अब्सर्ड निकले, और को और पढ़ने से अब्सर्ड निकले, शेल को कंपल्शन पढ़ने से अब्सर्डिटी निकले, मे को ऑप्शनल पढ़ने से अगर अब्सर्डिटी दिखे, तो फिर एंड शुड बी रेड एज और शुड बी रेड एज एंड, शेल मे बी कंस्ट्रूड एज मे एंड मे शुड बी कंस्ट्रूड एज शेल। ठीक है, तो पहले बताना पड़ेगा एंड से क्या होता है और से क्या होता है। एंड होता है वर्ड्स को ज्वाइंट करने के लिए, कंजंक्टिव देता है एंड। और क्या होता है, डिसजंक्टिव, वो कहता है इन दोनों में से कुछ भी। शेल और मे क्या होता है, मे बोलता है कि आपके पास क्या है, डिस्क्रिशन, अपनी इच्छा। शेल क्या कहता है, शेल किसी चीज को करता है मैंडेटरी। पहले आप ये लिखें और फिर लिखें कि जब शेल को शेल, एंड को एंड, और को और पढ़ने से अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो एंड को फिर और पढ़ा जाता है, और को एंड पढ़ा जाता है, शुड को मे पढ़ा जाता है, मे को शुड पढ़ा जाता है। रूल खत्म। क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको जिस अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने वाला रूल पढ़ा है उसमें आपको कोई डाउट है तो आप अभी के अभी ही पूछ लें। बाद में मैं एड, इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड के डाउट्स तो ले ही लूंगा, बट इन रूल्स को चलते चलते अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो वो यही पूछ लेना। मूविंग फर्दर, रूल ऑफ एडजस्टम जनरस। मजेदार रूल, हेडन का रूल बढ़िया है। ये रूल, इनमें क्या बढ़िया कंटेंट है लिखने का, ये 4 कंडीशन है, समझ में आता है हमको 4 कंडीशन लिखनी है यहाँ। एडजस्टम जनरस, एडजस्टम जनरस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑफ द सेम काइंड। जब लॉ में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखते हैं और उस स्पेसिफिक वर्ड के लास्ट में जनरल वर्ड लिखते हैं तो उस जनरल वर्ड का मतलब भी उस स्पेशल क्लास के अकॉर्डिंग ही निकाला जाएगा। लॉ अगर कहीं एटसेट्रा लिख दे तो उसमें पूरा ब्रह्मांड नहीं समा जाएगा। इट शुड नॉट इंक्लूड द होल यूनिवर्स, इट शुड बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द स्पेशल वर्ड्स रिटन बिफोर दिस जनरल वर्ड। दिस इज द रूल ऑफ एडजस्टम जनरस ऑफ द सेम काइंड। ये रूल एप्लीकेबल कब होगा, जब लॉ में क्या लिखी हुई हो, एक लिस्ट, एनिमरेशन हो, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की लिस्ट हो। ध्यान रखना, स्पेसिफिक वर्ड्स की लिस्ट हो। दूसरा, वो स्पेसिफिक लिस्ट किसी क्लास को बिलोंग करती है। ऐसा नहीं एक चीज कुछ और लिखी, एक चीज कुछ और लिखी, जब कोई क्लास ही नहीं तो सेम काइंड कहां से आएगा, तो एडजस्टम जनरस नहीं लगेगा। लॉ में एक लिस्ट हो, लिस्ट एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हो, और वो क्लास उस लिस्ट से एग्जॉस्ट नहीं हुई हो, मतलब वो लिस्ट पूरी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करती हो।
और लास्ट में उस क्लास को खत्म करने के लिए आपने क्या लिख दी हो, एक जनरल टर्म्स लाइक अदर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा। और लेजिस्लेटिव का कोई अलग इंटेंशन नहीं दिख रहा है इस जनरल टर्म को किसी और तरह से इंटरप्रेट करने का। अगर वो बोलते हैं कि सदर का मतलब है ये, तो अलग बात है, फिर ना लिखे तो इस रूल का। अगर इंटेंट क्लियर करते हो उस अदर वर्ड का, उस जनरल वर्ड का, तो ये रूल नहीं लगेगा। तो 5 कंडीशन है। लॉ में एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट एक क्लास को रिप्रेजेंट करती है, वो क्लास उस लिस्ट से सम अप नहीं हुई, एग्जॉस्ट नहीं हुई, और उस क्लास के बाद इस स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद एक जनरल वर्ड लिखा हुआ है, और उस जनरल वर्ड के किसी और इंटरप्रिटेशन का लॉ ने कोई इंटेंशन नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? तो उस जनरल वर्ड का मतलब स्पेसिफिक वर्ड्स के क्लास के अकॉर्डिंग ही निकाला जाए। ठीक। ये तभी होगा अगेन जब वाइडर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, therefore this rule has no application where the intention of the legislator is clear। ये बता भी दिया अदर का, अगर वो खुद मतलब बता के आगे निकल जाए कि अदर कॉन्ट्रैक्ट मींस, तो फिर ये रूल एप्लीकेबल। इस रूल के एक्सेप्शन क्या? पांचों कंडीशन का उल्टा कर लो, इस रूल के एक्सेप्शन वही है। पहला, अगर पहले जनरल टर्म लिख दी हो और फिर स्पेशल टर्म लिखी हो, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर एक पर्टिकुलर वर्ड ने पूरी प्रजाति को, पूरी क्लास को, पूरी जेनस को क्या कर दिया हो, एग्जॉस्ट। याद करो ऊपर लिखा था कि एग्जॉस्ट नहीं होगा, हो गया हो, ये रूल की जरूरत नहीं, ये रूल नहीं लगेगा। थर्ड, जो स्पेसिफिक वर्ड वहां यूज किए थे ना, वो एक क्लास को बिलोंग नहीं करते थे, दे आर इसेंशियली डाइवर्स इन करेक्टर। वो अलग अलग करेक्टर्स की चीजें हैं जो ऊपर लिखी हुई है। मैंने एग्जांपल भी दिया होगा आपको कि अगर जीएसटी में कोई रूल लिखा हुआ है कि इन रूल पर ऐसे चलेगा, इन इन चीजों पर, तो वो लिखते हैं पान मसाला तंबाकू, तो समझ में आता है कि ये टोबैको प्रोडक्ट जैसी बात कर रहे हैं। पर वो लिखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, फिर लिखते हैं डिटर्जेंट, फिर लिखते हैं शैम्पूज, तो सबको समझ में आ गया कोई क्लास पर्टिकुलर रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। डाइवर्स करेक्टर का नेचर अगर हो, ये रूल नहीं लगेगा। और अगर एक्सप्रेसली कोई और इंटेंशन लॉ मेकर उस वर्ड के लिए दे दे, तो ऑब्वियसली ये रूल नहीं। ठीक। प्राइमरी रूल्स खत्म। मैं फिर भी एक बार रुक रहा हूं, अगर आपको प्राइमरी रूल में से किसी में कुछ डाउट है तो पूछ लो। एडजस्टम जनरस का एक एग्जांपल बता देता हूँ। रूल ऑफ एडजस्टम जनरस। एडजस्टम जनरस का एग्जांपल आपका वाला वापस एग्जांपल बता देता हूँ। एक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी रेलवे का काम करेगी, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो कंपनी ने लिखा कि कंपनी रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स लेगी, राइट। दूसरा, उसमें आगे लिखा कि कंपनी कोचेस से रिलेटेड भी सर्विसेज दे सकती है रेलवे को। तीसरा लिखा, कंपनी रेलवे को अगर कुछ भी इसेंशियल चीजें सप्लाई करनी है तो कर सकती है। और लास्ट में क्या लिख दिया कोयल, एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहली चीज क्या लिस्ट दी हुई है? हाँ। क्या लिस्ट एक स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग करती है? हाँ। क्या लिस्ट से पूरी प्रजाति समा गई? नहीं। क्या लिस्ट के लास्ट में एक जनरल वर्ड लिखा हुआ है? हाँ। क्या इसका कोई इंटेंशन बताया कि इसका मतलब क्या है? नहीं। अब बताओ जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या? क्या कंपनी किसी को लोन दे दे? वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट इन चीजों से रिलेटेड। ये भी सारी चीजें रेलवे से रिलेटेड है। अब वो ये बोल सकता है कि सर जैसे हम रेलवे के लिए इतने इतने काम कर ही रहे हैं, क्या जनरल कॉन्ट्रैक्ट में ये आ जाएगा कि रेलवे को एम्प्लॉइज प्रोवाइड करो? हाँ, उनके लिए लेबर सप्लाई का काम कर दो। हाँ, ये आ सकता है। वेरी बढ़िया, ये आ सकता है। लेकिन लोन दे दोगे किसी को? वेल क्लियर है बेटा, बढ़िया ऋषिता, वेरी गुड। हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी रूल पर चलते हैं। पहला, डॉक्ट्राइन ऑफ नोसिटरसोसिस। क्या होता है यार नोसिटरसोसिस?
नॉसिटरस ऑसिस कुछ इंग्लिश बताई होगी मैंने, ट्राई करो पहले वो लिखो, क्या लिखा था? ऑफ द सेम क्लास। यस, बहुत बढ़िया। ये क्यों नहीं लिखे आप लोगों ने उस समय? टू नो द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स बाय इट्स एसोसिएशन। नॉसिटरस ऑसिस, गुड। नो भाई, यही तो काम की चीजें हैं। ये एग्जाम में भी लिखो, जिससे आप एक पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो। To know the meaning of certain words by the other words written in that paragraph या in that line. Yes, things take colors from each other. Things takes color from each other. याद करो, फ्रूट जूस। तो हमने लिखा कि अगर कोई बातें जूस जैसी चल रही हैं, बेवरेजेस से रिलेटेड चल रही हैं, और उसके लास्ट में कुछ और वर्ड लिख दिया, तो फिर हम उसका मतलब वैसे ही माने जैसे कि ऊपर वाली पहली वाली चीजों का है। फिर तो एडजस्टम जनरलीज जैसा ही कहीं ना कहीं हो गया है, हाँ, कहीं ना कहीं उसके जैसा। When two or more words are susceptible, डाउट है कि उनके एनालोगस मीनिंग है, सेम मीनिंग जैसे वर्ड एक दूसरे के साथ लिखे हुए हैं, दे आर कपल्ड टुगेदर, तो फिर उन्हें जॉइंट सेंस में ही पढ़ा जाए, कॉग्निट सेंस में पढ़ा जाए। दे टेक कलर फ्रॉम ईच अदर, इसलिए उसमें अगर साथ में क्या लिखा है कोई जनरल वर्ड, तो उसका वही मीनिंग निकालना जो उनसे मिला जुला है, एनालोगस है। लेस जनरल वर्ड से जनरल वर्ड का फिर मीनिंग निकालो। इसमें मुझे लगता है पार्ट बी में जो लिखा है वो केस तो थोड़ा सा गलत डिसीजन है। एग्जाम में अगर आप लिख कर आए, बिल्कुल ये लिख कर आए कि एक परचेस टैक्स एक्ट में कुछ नाम लिखे हुए थे, क्या? मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस, मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस, ऐसे बेवरेजेस बनाए गए हैं, लाइक फ्रूट जूस, बोटल्ड वाटर एंड सिरप्स। ये कहीं ना कहीं मतलब दिखा रहे हैं कि वो जो बने फिर पेक हुए फिर बिके। पर अगर कोई व्यक्ति फ्रेश ऑरेंज जूस बनाए और फ्रेशली प्रेस्ड हो और सर्व कर दे, तो फिर वो इस लाइन में कवर नहीं होता। सर फ्रूट जूस तो कवर होता है ना, फ्रूट जूस के साथ लेकिन लिखी हुई क्या है चीजें? बोटल्ड वाटर एंड सिरप, मतलब डिब्बा बंद जूस ही फिर यहां काउंट होना चाहिए। दिस इज नोसिटर एसोसिएस। अगर कोई सेम तरह की चीजें एक साथ लिखी हुई हैं, तो उसमें जो लेस जनरल वर्ड है उसका मतलब स्पेसिफिक वर्ड्स के अकॉर्डिंग निकाला जाना चाहिए। थिंग्स टेक्स कलर्स फ्रॉम ईच अदर टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड बाय इट्स एसोसिएशन। किनके साथ लिखा हुआ है उससे मतलब बदल जाएगा, मतलब उससे निकाल किनके साथ वो लिखा हुआ है। नॉसिटर एसोसिएस। सेकंड रूल, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशन। कंटेम्पोरेनिया का यहां मतलब है कंटेम्पोरेनियस, एक्सपोजिशो एक्सपोजिशन मीन्स, क्या है इसका मतलब? उस तरह से लॉ का मतलब निकाल लें जैसे जिस समय ये पास हुआ था उस समय क्या सिचुएशन थी। लॉ शुड बी अंडरस्टूड इन द सेंस इन विच इट वॉज अंडरस्टूड एट द टाइम व्हेन इट वॉज पास्ड। लॉ उस सेंस में समझा जाए जिस सेंस में तब समझा गया था जब ये पास किया गया था। मुझे बताइए ये इंटरप्रिटेशन का रूल किस पे लगाए, नए लॉ पर या पुराने लॉस पर? ऐसे लॉ जो बने हुए बहुत समय हो गया लेकिन अभी भी चल रहे हैं, उन पर ये लगाए। तो क्या होगा उससे? यार आज की जनरेशन जब आज के दौर में कोई पुराना लॉ पढ़ेगी तो वो आज के बैकग्राउंड को कंसीडर करते हुए लॉ इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगी, उसे लॉ समझ में नहीं आएगा। अगर वो अपना बैकग्राउंड बदल ले और ये सोचकर पढ़े कि ये लॉ कब बनाया गया था, उस समय क्या सिचुएशन रही होगी, तो उसे वो लॉ समझ में आ सकता है। कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। कस्टम मतलब ट्रेन, चीजें जो चलती हुई आई। ये मैक्सिम किस पर लगाएं, ये नियम किस पर लगाएं? एंशियंट स्टेट्यूट्स पर। ऐसे लॉ जो बहुत पुराने हैं ऐसे पे मत लगाना जो कंपेरेटिवली मॉडर्न।
मैंने एक एग्जांपल दिया होगा आपको, जैसे इंडिया में लेबर लॉ बहुत पुराने हैं, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, उसमें कई बातें ऐसी लिखी जो आज आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये कैसे, अभी ये हो ही नहीं सकता है। उस समय आप प्रोविजन को गलत मत मानो, उस समय वो हो सकता था जब वो लॉ बनाया गया। अब एक डाउट आ रहा है, मैं इस डाउट का आंसर आपसे ही लेता हूँ। पायल का एक डाउट है, कंटेम्पोरेरी एक्सपोजिशो और मिस्चीफ रूल में फिर डिफरेंस क्या है? मिसचीफ रूल में हमने इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया कि लॉ क्यों बनाया गया था, और यहां इंटरप्रिटेशन इस तरह से कर रहे हैं कि लॉ कब बनाया गया था। वो लॉ बनाने का इंटेंशन देख रहा है, ये लॉ बनाने का टाइमिंग देख रहा है। क्या बात समझ में आ गई पाए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली ये वो टॉपिक्स आ गए जहां मैं आपसे बस ये बोल रहा हूं कि ये ऑलमोस्ट सबको, किसी को भी कोई इसमें समस्या नहीं है। मुझे वन बाय वन आप बता दो कहाँ कौन से टॉपिक में डाउट है। चलिए, सो डाउट भी हो जाएंगे। चलिए वैसे तो वन बाय वन चल लेता हूं मैं खुद ही, ऐसे तो ऐसा नहीं हो टाइम लग जाए। लॉन्ग टाइटल क्या बताता है? हर लॉ का एक लॉन्ग टाइटल होता है, शॉर्ट टाइटल भी होता है, लॉन्ग टाइटल भी होता है। लॉन्ग टाइटल लॉ का क्या बताता है? इंटेंशन, पर्पस। जबकि शॉर्ट टाइटल कन्वीनियंस के लिए यूज किया जाता है। कंपनीज एक्ट का लॉन्ग टाइटल क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटेड टू कंपनीज इन इंडिया। नहीं बोल सकते हम इसको बार बार, इसलिए हमने नाम रख दिया शॉर्ट टाइटल कंपनीज एक्ट, पर उससे पर्पस दिखेगा। मिस्चीफ रूल में तो पुराना लॉ क्यों फेल हुआ कभी देखते हैं ना, कंटेम्पोरेरी में तो पुराना लॉ अभी भी चल रहा है। यस डेफिनेटली। और एक और चीज, मिस्चीफ रूल में तो ये कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से नया लाए थे। कंटेम्पोरेरी में वो लॉ आज भी वही है, बस इस इंटेंशन से पढ़ रहे हैं कि ये बनाया कब गया। बढ़िया। प्रियम्बल क्या होता है? लॉ का एक प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल तीनों चीजें बताता है, स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। अच्छा, लॉन्ग टाइटल यूज किया जा सकता है इंटरप्रिटेशन में, हाँ, लेकिन तभी जब एम्बिग्यूटी हो। प्रियम्बल स्कोप ऑब्जेक्ट पर्पस तीनों बता रहा है, और लॉन्ग टाइटल से ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है, ज्यादा डिटेल्ड है। लॉ बनाने का पर्पस बता रहा है, एविल क्या थी जिसे एड्रेस किया वो बता रहा है। क्या प्रियम्बल यूज किया जा सकता है इंटरप्रिटेशन के लिए? हाँ। क्या प्रियम्बल तभी यूज करें जब एम्बिग्यूटी है? हाँ। क्या प्रियम्बल लॉ के प्लेन मीनिंग को ओवरराइड कर सकता है? नहीं। नेक्स्ट, हेडिंग क्या होते हैं? कुछ चैप्टर, कुछ सेक्शंस के कुछ सेक्शन को क्लब करके हेडिंग बना देते हैं। सेक्शंस रिलेटेड टू चार्ज, क्रिएशन ऑफ चार्ज, ये हेडिंग हो गया। हेडिंग के अंडर में क्या होते हैं? बहुत सारे सेक्शंस। क्या हेडिंग को यूज कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन में? हाँ, लेकिन अगेन तभी जब एम्बिग्यूटी हो, प्लेन मीनिंग को ओवरराइड नहीं कर सकता। क्या हेडिंग सेक्शन का स्कोप तय कर रहा है? हाँ, कि भैया इन 5 सेक्शन में चार्ज की बात करें, तो हेडिंग से आगे आने वाले सेक्शंस का स्कोप कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट, मार्जिनल नोट। जैसे मैं आपसे पूछूं कोई भी एक सेक्शन, तो आप उसका नाम बोल देते हो कि सेक्शन इसका है। सेक्शन 123 आपके तो डिविडेंड, सही होता है, तो ये मार्जिनल नोट है। क्या मार्जिनल नोट लॉ का पार्ट है? अधिकतर जगह नहीं होता। ये सेक्शन को समराइज करता है। अधिकतर बार लॉ मेकर समझदारी करता है कि जब लॉ पार्लियामेंट में पास होता है तब तक उस सेक्शन के साथ मार्जिनल नोट लिखे हुए नहीं होते और बाद में लिखे जाते हैं, तो फिर ये लॉफुल चीज नहीं है और इसे इंटरप्रिटेशन में यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो लॉ का पार्ट था बनते समय ही तो यूज किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियस ये भी प्लेन मीनिंग को ओवरराइड नहीं कर सकते, तभी यूज करो जब एम्बिग्यूटी। ठीक। डेफिनेशंस। डेफिनेशंस यूज होती हैं क्या लॉ में? हाँ, कई वर्ड्स को लॉ में डिफाइन कर दिया जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, एक पर्टिकुलर मीनिंग उसे असाइन कर दिया जाए, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आ पाए, लॉ की लैंग्वेज ना पड़े। लॉ की लैंग्वेज समराइज हो तो हर जगह वो वर्ड लिख दें बस, और उस वर्ड को एक जगह डिफाइन कर देते हैं। लेकिन डेफिनेशन कितने तरह की होती है? सबसे पहले बात करते हैं ऐसी डेफिनेशन जिसमें क्या लिखा हो, केवल मीन्स। तो भैया ये डेफिनेशन कैसी हो गई? एग्जॉस्टिव, रेस्ट्रिक्टिव, इसके अलावा कुछ नहीं।
अगर डेफिनेशन लिख दे इंक्लूड्स तो ये डेफिनेशन होगा एक्सटेंसिव, जो जनरल मीनिंग है वो तो है, ये भी इंक्लूड। प्रॉब्लम यहां आती है बस, मीन्स एंड इंक्लूड्स। मीन बोले मतलब ये है और इसमें ये शामिल है, तो भैया ये डेफिनेशन कैसी हो गई? मीन्स लिख दिया ना, एग्जॉस्टिव हो गई, भले ही आगे इंक्लूड लिखा है। लेकिन अगर लिख दें टू अप्लाई एंड इंक्लूड, उसका मतलब होता है कि ये डेफिनेशन, ये प्रोविजन इन पर लगेगा और इसमें ये शामिल है, मतलब वो ये नहीं कह रहा केवल इन पे ही लगेगा, मतलब ये डेफिनेशन कैसी हो गई? एक्सटेंसिव। मीन्स एंड इंक्लूड्स एग्जॉस्टिव, लेकिन टू अप्लाई एंड इंक्लूड वो ये नहीं कह रहा केवल इन पे लगेगा, तो एक्सटेंसिव। आगे आते, ये सब कोई काम की बात है नहीं। आगे आते हैं इलस्ट्रेशन। क्या लॉ का पार्ट हो सकता है इलस्ट्रेशन? हाँ, कई बार लॉ मेकर कुछ प्रोविजन को समझाने के लिए एग्जाम्पल दे देता है सेक्शन के आगे, प्लेन लैंग्वेज के बाद। क्या ये लॉ का पार्ट है? हाँ। क्या ये सेक्शन का पार्ट है? नहीं, क्योंकि सेक्शन के बाद लिखा जाता है। क्यों यूज किए जाते हैं? सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या वो लॉ की प्लेन लैंग्वेज को ओवरराइड कर पाएगा? नहीं, केवल उसे सपोर्ट कर पाएगा। अगर एम्बिग्यूटी है तो प्रिवेल क्या करेगा? लॉ की लैंग्वेज। प्रोवाइजो क्यों यूज किए जाते हैं? नॉर्मल ऑर्डिनरी सेक्शन से कुछ चीजों को बाहर निकालने के लिए, टू एक्सेप्ट समथिंग आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रोविजन। क्या प्रोविजन सेक्शन की मेन बॉडी है? हाँ, इसलिए वो सेक्शन का पार्ट है। प्रोवाइजो, प्रोवाइजो कैसे चालू होते हैं? प्रोवाइडेड दैट, फर्दर प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, तो प्रोवाइजो से क्या होता है कि जो जनरल बात सेक्शन ने लिखी उसमें से कुछ चीजों को क्या कर देगा? बाहर कर देगा, क्वालिफाई कर देगा कुछ चीजों को जो बहुत जनरल सेंस में ऊपर इंक्लूड हो गई थी। ठीक है। क्या प्रोवाइजो, ऑर्डिनरी प्रोवाइजो इज नॉट इंटरप्रेटेड एज स्टेटिंग अ जनरल रूल। आप बताओ, जनरल रूल सेक्शन से बनेगा या प्रोवाइजो से बनेगा? सेक्शन से रूल बनेगा, प्रोवाइजो से उस रूल का एक्सेप्शन बनेगा। इसीलिए एक्सेप्शन क्लोज का इंटेंशन क्या होता है कि इस चीज पर हम ये लॉ नहीं लगाना चाहते। सपोज करो लॉ मेकर लिख दे एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग कंपल्सरीली एवरी ईयर। टू जनरल रूल बन गया, एजीएम करनी है, प्रोवाइडेड दैट ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो एक्सेप्शन क्लोज का इंटेंशन होता है पर्टिकुलर केस को उस प्रोविजन में से बाहर। ठीक है। प्रोवाइजो कभी कभी एक्सेप्शन क्लोज की जगह सेविंग क्लोज की तरह भी यूज होता है। अगर सेक्शन नेगेटिव लिख रहा हो कि सुनो इन इन लोगों को ये राइट नहीं मिलेंगे, तो फिर प्रोवाइडेड डेट करके क्या लिखा होगा कि इन लोगों को मिल जाएंगे। तो सेविंग क्लोज क्या करता है? सेविंग क्लोज फिर कुछ राइट्स जो छीने गए उन्हें प्रिजर्व कर देगा। ठीक है। तो ये कार्डिनल रूल है कि प्रोवाइजो क्या देता है? एक्सेप्शन देता है पर्टिकुलर प्रोविजन का। ठीक है। ये मेन प्रोविजन का क्या देता है? एक्सेप्शन। ये बहुत जनरल बात लिखी हुई थी, उसमें से इस चीज को बाहर कर। ठीक। आगे आते हैं। क्या लॉ में एक्सप्लेनेशन होते हैं? हाँ, लॉ मेकर कई बार एक्सप्लेन कर देता है चीज को वहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन लिखकर एक्सप्लेन कर दें कि इसमें ये शामिल नहीं होंगे। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? क्या सेक्शन के साथ में ही लिखा रहता है एक्सप्लेनेशन? हाँ, उस सेक्शन को थोड़ा सा डिटेल्ड समझाने के लिए एक्सप्लेनेशंस यूज होते हैं। एक्सप्लेनेशन या तो किसी चीज को डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे या किसी चीज को वहां से एक्सक्लूड करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऐसे ही पढ़ना ताकि वो लॉ क्या हो पाए? हार्मोनाइज, या किसी एम्बिग्यूटी को क्या कर पाए? कवर कर पाए, किसी एम्बिग्यूटी को एड्रेस कर पाए। क्या एक्सप्लेनेशन से सेक्शन का एम्बिट बढ़ा पाओगे? नहीं। समझना ध्यान से, अगर कोई लॉ एम्प्लॉय के लिए लग रहा है, जैसे ईसॉप, ईसॉप का लॉ बनाया कंपनीज एक्ट में और एम्प्लॉय को डिफाइन कर रहे हैं, तो कभी भी ये नहीं बोल पाएंगे एम्प्लॉय को डिफाइन करने के बाद कि एक्सप्लेनेशन करके लिखते हैं एम्प्लॉय इंक्लूड शेयर होल्डर।
स्कोप नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखते ही क्यों है? क्यों लिखते हैं? एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंटेंशन ऑफ द, मीनिंग और इंटेंशन समझाने के लिए। कोई भी गलती या वेगनेस अगर दिख रही हो तो उसे क्लेरिफाई करने के लिए। तीसरा, इससे क्या मिल जाता है इंटरप्रिटेशन को? एक एडिशनल सपोर्ट। और अगर कोई लैंग्वेज में गैप हो तो उसे फिलअप करने के लिए। पर क्या ये सेक्शन का जो राइट आपको दिया है उसे छीन सकता है इससे? कि ये कोई भी चीज लो कि प्लेन लैंग्वेज को ओवरराइड नहीं कर सकती। कैन नॉट टेक अवे स्टैट्यूटरी राइट। आगे आते हैं। क्या लॉ में शेड्यूल्स होते हैं? शेड्यूल जनरली क्यों बनाए जाते हैं? किसी चीज का फॉर्मेट देना हो, किसी चीज की लिस्ट लिखनी हो तो शेड्यूल बना दिया। क्या ये लॉ का पार्ट होता है? हाँ, एक्ट का ही पार्ट। क्या शेड्यूल कभी सेक्शन की लैंग्वेज से कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, इनकंसिस्टेंट? हाँ, तो प्रिवेल क्या करेगा? हमेशा लैंग्वेज सेक्शन। तो क्या लिखा रहता है? टेबल्स, लिस्ट, फॉर्मेट्स, ये कहां बनाए हुए मिलते हैं? शेड्यूल्स में। ये कभी भी लॉ की प्लेन लैंग्वेज को कंट्रोल या प्रिवेल नहीं कर सकते। इंटरनल एड सारे खत्म। लास्ट इंटरनल एड नहीं है, ये रूल है कि अगर लॉ को पूरा अच्छे से समझना है तो आधा मत पढ़ो, तभी मतलब समझ में आएगा जब लॉ को पूरा पढ़ोगे। लॉ हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई डीड हो, तभी एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा व्हेन यू रीड इट इन इट्स होल। कई बार आगे जाकर क्लैरिटी समझ में आती है लॉ में, कई बार लॉ में आगे जाके कुछ क्लेरिफिकेशंस मिलते हैं। और जब पूरा पढ़ते हो तब पुराने सेक्शंस को भी आपको कई बार क्लेरिफाई करने में मदद मिलती है। जैसे कि लॉ के एक सेक्शन में केवल लिखा हुआ है नोटिस दे देना, तो हमको समझ में आता है वर्बल भी दे दूं, रिटर्न भी दे दूं। लेकिन आगे अगर लॉ के किसी सेक्शन में लिखा हुआ है कि नोटिस शुड बी सर्व्ड अपॉन द पर्सन, तो फिर मतलब क्या? फिर मतलब ये समझ लेना कि पुराने वाले नोटिस को भी ऐसे ही भेजे उधर आगे जो लिखा था। कई बार लॉ आगे जब पढ़ते तो क्लैरिटी दे देता है चीज। तो जब भी कोई कंफ्यूजन हो लॉ में तो लॉ को कैसा पढ़े? पूरा पढ़े। अगर लॉ में किसी प्रोविजन में कुछ लिमिटेशंस, कुछ क्वालिफिकेशंस लिखी हो तो वही लिमिटेशन या क्वालिफिकेशन उसी से रिलेटेड दूसरे सेक्शंस पर भी यूज की जा सकती, जैसे अभी अभी हमने नोटिस के लिए। ना, आगे बढ़ते हैं। ये तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि इसको क्यों ही तो पढ़ाते हैं, मतलब ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले एक्सटर्नल एड में पहला नाम हिस्टोरिकल सेटिंग। क्या देखें एक्सटर्नल एड में? बताइए, पहला चीज क्या देखें? इस लॉ की हिस्ट्री कई बार इंटरप्रिटेशन में यूज कर दी जाती है। जनरल हिस्ट्री भी और पार्लियामेंट्री हिस्ट्री भी। सर पार्लियामेंट्री हिस्ट्री क्या होती है? जनरल हिस्ट्री क्या होती है कि बना कैसे था, क्या क्या प्रॉब्लम थी। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री क्या होती है? पार्लियामेंट में से कब रखा, क्या बहस हुई, क्या क्लेरिफिकेशन दिए सरकार ने, कैसे पास हुआ। ये इंटरप्रिटेशन में यूज की जा सकती है। एक्सटर्नल एड है, लॉ के बाहर की चीजें लेकिन इंटरप्रिटेशन में यूज की जा सकती है। पॉइंट नंबर 2, कंसोलिडेटिंग स्टेट्यूट्स एंड प्रीवियस लॉ। कई बार लॉ का इंटरप्रिटेशन करने के लिए पुराने लॉ भी काम आ जाते हैं कि ये लॉ उस लॉ को अमेंड करके बना है, तो अगर इस लॉ में कोई एम्बिग्यूटी है और पुराने में उस चीज की कोई क्लेरिटी दी गई थी, आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो जब कोई लॉ पुराने लॉ को कंसोलिडेट करके या पुराने लॉ को खत्म करके नया लॉ आया, तो पुराने लॉ को इस लॉ को इंटरप्रेट करने में रेफर किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 बहुत मजेदार, यूजेस। इसको हम बोल सकते हैं ट्रेंड, इसको हम बोल सकते हैं कस्टम। अगर लॉ का कोई पर्टिकुलर सेक्शन एक पर्टिकुलर तरीके से इंटरप्रेट किया जाता रहा जिस पर अब तक किसी भी अथॉरिटी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो हम मानेंगे कि इसका इंटरप्रिटेशन यही है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन कई बार क्या मान लिया जाएगा? हाउ पीपल आर यूजिंग इट, हाउ दे आर फॉलोइंग इट,
एंड nobody is denying them to follow in this manner, तो वो यूज ही क्या बन जाएगा, इंटरप्रिटेशन बन जाएगा, यूजेस। पॉइंट नंबर 4, ये बकवास है। इसी सेम सब्जेक्ट मैटर पर अगर कोई अर्लियर लॉ था या इससे कोई मिला जुला लॉ था, अगर एक ही मैटर पर दो लॉ हो, पॉसिबल है क्या? वेट के जमाने में तो था, एमपी वेट एक्ट और राजस्थान वेट एक्ट, एनालॉगस एक्ट। एक ही मैटर पर दो लॉ है, इंदौर एमपी में अलग, राजस्थान में अलग, यूपी में अलग। और एमपी में अगर उस लॉ में कोई एम्बिग्यूटी है, क्या राजस्थान के लॉ को रेफर किया जा सकता है? यस। there are different statutes in perimeteria, means same subject matter पर, भले ही वो अलग अलग समय पर बने हो, इवन उनमें से कोई एक्सपायर हो गया हो, और भले ही दोनों एक दूसरे को रेफर नहीं कर रहे, उसने नहीं कहा एमपी वेट एक्ट ने राजस्थान वेट एक्ट को रेफर करना, बट फिर भी उन्हें साथ में पढ़ा जा सकता है, एक दूसरे से एक्सप्लेनेशन लिए जा सकते हैं। और अगर दो लॉ साथ में बैठ के पढ़ रहे हो तो कितना पढ़े, एक पार्ट या पूरे फिर पूरे पढ़े, फिर दोनों पूरे पूरे लॉ साथ में पढ़े। अगर एक लॉ पहले आया था, दूसरा लॉ बाद में आया, और एक लॉ कुछ और कह रहा है, नया लॉ कुछ और कह रहा है, तो फिर ये माना जाए कि पुराने लॉ ने नए लॉ ने पुराने लॉ की उस गलती को मॉडिफाई कर दिया। अगर एक सब्जेक्ट मैटर पर एक लॉ था, उसके बाद उस सब्जेक्ट मैटर पे नया लॉ आया, दोनों लॉ अभी भी चल रहे हैं, एक वहां चल रहा है, एक हमारे यहाँ चल रहा है, तो ये माना जाए कि पुराने लॉ के गलती सरकार ने इस नए लॉ में सुधार ली होगी, तो अब मतलब यही निकाला जाए जो नए लॉ में। चलिए आगे आते हैं, डिक्शनरी डेफिनेशंस। क्या ये एक्सटर्नल एड है? हाँ, क्यों सर, डेफिनेशन तो इंटरनल एड्स होते हैं, वो डेफिनेशन जो एक्ट में ही लिखी हुई हो वो इंटरनल एड होते हैं। और जब किसी वर्ड का मीनिंग लॉ में डिफाइन नहीं कर रखा और आप उसका डिक्शनरी मीनिंग ढूंढने जा रहे हो, तो डिक्शनरी लॉ है क्या? नहीं, तो फिर वो क्या है? एक्सटर्नल एड। सो अगर एक पर्टिकुलर वर्ड डिफाइन किया हुआ है लॉ में, तो आप लॉ को ही रेफर करो, बट अगर लॉ में उस पर्टिकुलर वर्ड की डेफिनेशन नहीं है, तो डिक्शनरी से उसका जनरल सेंस में मीनिंग निकाला जाना चाहिए। तो डिक्शनरी में भी दो मीनिंग हो, तो अगर राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लॉ उस मैटर पर अलग अलग रेमेडी दे रहे हैं, तो कौन सा लॉ एमपी में फॉलो करेंगे? अब ये फिर इंटरप्रिटेशन के मैटर आ गए एड की जगह, फिर वो एक्सप्लेनेशन जो लॉ के डिक्लेयर्ड इंटेंशन को पूरा करे, जो इनकंसिस्टेंसी खत्म करे, जो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन दे, जो लॉ मेकर के इंटेंशन को सपोर्ट करे, फिर उसे देखो, हर बार ले देकर एक चीज जरूर ले आना, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, फिर वो जो लॉजिकल हो। सो डिक्शनरी में भी अगर दो वर्ड हो, तो वो वर्ड जिस कॉन्टेक्स्ट में आपके यहां यूज हुआ है, वो वर्ड वहां से निकाला जाए। नेक्स्ट, उसमें भी लास्ट में ध्यान रखना कि टेक्निकल वर्ड्स के लिए नॉर्मल डिक्शनरी मत उठाना, टेक्निकल वर्ड्स के लिए टेक्निकल डिक्शनरी ही यूज करें। ये बहुत बढ़िया बात है, कई बार जुडिशियल डिसीजन होते हैं कि इस वर्ड का जो इस लॉ में जो मतलब है, इस पेरीमेटेरिया मैटर पर, अगर पेरीमेटेरिया मीन सेम सब्जेक्ट मैटर पर अगर कभी किसी कोर्ट ने उस वर्ड का ये मतलब निकाला था, तो फिर डिक्शनरी वर्ड के ऊपर प्रिवेल क्या करेगा? कोर्ट का डेफिनेशन, है ना। डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर ग्रेटर वेट किसका होगा? जुडिशियल डिसीजन वाले डेफिनेशन का वर्ड या मीनिंग का। लास्ट, क्या फॉरेन के डिसीजंस इंडिया में यूज किए जा सकते हैं? ऐसा लॉ जो हमारे यहाँ भी है और वहां भी है। हमारे यहाँ उस मैटर पर कोई क्लैरिटी नहीं है, हमारी किसी कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है, तब आप फॉरेन के डिसीजंस को रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे यहाँ रेफरेंस के लिए मैटर अवेलेबल है, तो फिर फॉरेन डिसीजन इज अननेसेसरी, वो रिक्वायर्ड है। कंडीशन क्या है? सेम मैटर होना चाहिए,
बस बहुत बढ़िया कॉर्पोरेट वेल, हम कई डॉक्ट्रिन वहीं से उठा के लाए कि यार उस वहां भी तो बोला था उन्होंने, एक ऐसा लो जो हमारे यहाँ भी है वहां भी है, हमारे यहाँ उससे रिलेटेड अभी कोई जजमेंट नहीं है, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, तब आप फॉरेन के डिसीजंस को यूज कर सकते। ठीक, लास्ट टॉपिक ही है, खत्म ही करते हैं, पूरा ही हो गया। आगे आते हैं, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन किसका, डीड एंड डॉक्यूमेंट का। सबसे बेसिक रूल तो ये है कि डीड और डॉक्यूमेंट भी उसी तरह से इंटरप्रेट किए जाएं जिस तरह से लॉ को किया जाता है, क्योंकि ये भी लॉफुल डॉक्यूमेंट है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, किसी भी डीड या डॉक्यूमेंट को समझना है तो पूरा पढ़ें, पूरा पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा मीनिंग निकाल कर लाओगे। बेसिक रूल हो गए दो, ये तो आप हमेशा याद रखें डीड या इन चीजों के इंटरप्रिटेशन। आगे आते हैं, डीड और डॉक्यूमेंट का फिर भी इंटरप्रिटेशन लॉ से अलग क्यों होता है, क्योंकि लॉ मेकर एक अलग व्यक्ति है और डीड और डॉक्यूमेंट नॉर्मल कॉमन लोगों के बीच में बनते हैं, इसलिए इंटरप्रिटेशन का गोल्डन रूल है व्हाट अ कॉमन मैन थिंक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट अ रीजनेबल मैन, जिसने प्रॉपर केयर के साथ के डॉक्यूमेंट बनाए होंगे वो इन चीजों का मतलब क्या समझता है उसी माइंडसेट से इंटरप्रेट किया जाए। क्या डीड के वही इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं जो लॉ के इंटरप्रिटेशन के हैं? हाँ, बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है, बट एक बड़ा डिफरेंस है, वो लॉ मेकर ने बनाया, वो टेक्निकल है, और ये रीजनेबल मैन बना रहा है, उस तरीके से इंटरप्रेट करें कि रीजनेबल मैन क्या सोचता है। वापस से रिपीट कर दो, वापस से, पहले बेसिक दो रूल था, आप समझ लो। पहला बेसिक रूल कि लॉ को उसी तरह, जिस तरह से हम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, डीड डॉक्यूमेंट भी लॉफुल डॉक्यूमेंट है, इन्हें भी उसी तरह से इंटरप्रेट किया जाए। बहुत ज्यादा माइनर डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस नहीं है दोनों में, दोनों के इंटरप्रिटेशन। लेकिन डिफरेंस फिर भी क्यों है, क्योंकि लॉ मेकर एक पढ़ा लिखा, एक एक्सपर्ट व्यक्ति होता है लॉ बनाने का, तो उस तरीके से लिखता है। एक कॉमन मैन से हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो दो के बीच में डीड बन रही होगी तो वो ऐसी लैंग्वेज यूज कर दे। इसलिए हाउ टू इंटरप्रेट एट व्हाट अ रीजनेबल मैन थिंक्स एंड अंडरस्टैंड बाय दीज वर्ड्स, उसी तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। क्लियर है? नेक्स्ट, तीसरा रूल आई गया, पूरा पढ़ना, अगर अच्छा, अगर एक्चुअल मीनिंग निकालना है, सही मतलब निकालने हैं तो डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ो। चौथा, कोशिश करो वो मीनिंग निकालने का जो एक रीजनेबल और वेल इन्फॉर्म पर्सन इस चीज से समझे। एंडेवर शुड बी मेड टू फाइंड आउट व्हाट अ रीजनेबल एंड वेल इन्फॉर्म पर्सन वुड अंडरस्टैंड। कोई नॉर्मल व्यक्ति इससे क्या समझता, इसने एक नॉर्मल व्यक्ति ने ये वर्ड लॉ में, डीड में सॉरी क्यों यूज किए होंगे, उससे इंटरप्रिटेशन किया। इसलिए फाइनल गोल्डन रूल तो बेटा ये है कि इस तरह से इंटरप्रेट करो जिससे लॉ मेकर का इंटेंशन पूरा हो। लॉ में यहां क्या, डॉक्यूमेंट या डीड की जो पार्टीज हैं उनका इंटेंशन सपोर्ट करें। टू असर्टेन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, वहां क्या देखते थे, इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर, यहां क्या देखेंगे, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एंटरिंग इनटू इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, अब लोगों का इंटेंशन कैसे पता लगाया जा सकता है? टू असर्टेन दिस इंटेंशन, कोर्ट उस डॉक्यूमेंट के बहुत सारे रेलिवेंट पोर्शन को देखकर समझने की कोशिश करती कि ये डॉक्यूमेंट किस इंटेंशन से बनाया गया। उस इंटेंशन को पता लगाने के बाद जो मीनिंग निकलेगा वही उस उन वर्ड्स की एक्चुअल टर्म है, वही सही अंडरस्टैंडिंग है। क्या यहां भी अलग वर्ड अलग अलग जगह अलग सेंस में यूज किए जा सकते हो, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट मीनिंग हो सकता है? हाँ, पर कभी अगर एक पर्टिकुलर वर्ड का एक क्लियर और डेफिनेट सिग्निफिकेंस हो और अगर श्योरिटी हो कि किस सेंस में कन्वेंसर उस वर्ड को यूज करना चाहता था, तो फिर ये रीजनेबल और प्रॉपर नहीं होगा कि उस सेम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन उस वर्ड को आप
दें बाय समवन हु इज नॉट सो इक्वली स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग। अगर आपको दिखे कि ये जो बनाने वाले व्यक्ति थे ये स्किल्ड लोग थे इस डॉक्यूमेंट को बनाने वाले, वहीं दूसरे डॉक्यूमेंट को बनाने वाले लोग इतने स्किल्ड, इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो इधर के इंटरप्रिटेशन वहां के इंटरप्रिटेशन में यूज मत करो। वापस से, जब एक पर्टिकुलर वर्ड क्लियर है, डेफिनेट है और श्योरिटी है कि किस सेंस में वो कन्वेंसर बनाने वालों ने इसे यूज किया होगा, ये रीजनेबल नहीं है कि आप उन डॉक्यूमेंट में भी ये इंटेंशन लगाएं जिनको बनाने वाले इतने स्किल्ड लोग नहीं थे। इट इज इनएक्सपीडियंट, इसलिए जरूरी नहीं है कि एक डीड की टर्म्स का रेफरेंस आप दूसरी टर्म में लें। सर अभी तो आप ले रहे थे पर एक लॉ का रेफरेंस, बोले वो लॉ में ले रहे थे, क्योंकि यहाँ बनाने वाले लोग एक स्किल्ड हो सकता है और कुछ अनस्किल्ड हो सकते हैं, इसलिए एक को रेफर करने की कोई जरूरत, कोई कंपल्शन नहीं रेफर करेगा। नेक्स्ट, क्या एक ही डीड में एक वर्ड के अलग अलग मतलब हो सकते हैं? सेम वर्ड कैन नॉट हैव टू डिफरेंट मीनिंग इन द सेम डॉक्यूमेंट, जब तक कि उसका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग नहीं। तो ऊपर भी अभी हमने देखा कि एक वर्ड अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से यूज किया जा सकता है, पर जब तक कि कॉन्टेक्स्ट अलग ना हो, एक वर्ड का अलग अलग मतलब ना निकाला जाए। ठीक है, अगर दो क्लोज, एक डीड के दो क्लोज आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर दें, तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल लगाकर ट्राई करें कि दोनों क्लोज का एग्जिस्टेंस बना रहे, और अगर नहीं निकले कोई सॉल्यूशन तो बताओ क्या अर्लियर प्रिवेल करेगा या लेटर प्रिवेल करेगा? तो ये कहते हैं अर्लियर क्लोज विल प्रिवेल ओवर द लेटर वन, क्योंकि पार्टीज का इंटेंशन जब शुरुआत में ज्यादा पक्का होगा, प्रोविजन लिखते समय, ड्राफ्ट बनाते समय, डीड बनाते समय। वापस से, एक लॉ का, सॉरी एक डीड का एक क्लोज दूसरे क्लोज से क्या हो जाए? कंट्राडिक्ट। ट्राई करें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के थ्रू दोनों का एग्जिस्टेंस बना रहे, और जब वो पॉसिबल नहीं हो सॉल्यूशन, तो फिर क्या करें? तो फिर प्रिवेल करेगा अर्लियर, किस पर? लेटर वन पर। लास्ट, अगर एक डॉक्यूमेंट के दो तीन पार्ट है, वही बात, अभी ये क्लोज नहीं है, एक डीड दो तीन पार्ट में बनी हुई है, पार्ट वन ऑफ द डीड, पार्ट टू ऑफ द डीड, पार्ट थ्री ऑफ द डीड, और एक पार्ट दूसरे पार्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, पार्ट वन में कुछ लिखा है, पार्ट टू में कुछ लिखा है, तो बताओ वापस सॉल्यूशन क्या होगा? दोनों पार्ट को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करें कि दोनों का एग्जिस्टेंस बना रहे, लेकिन अगर ये सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो, तो अर्लियर पार्ट विल प्रिवेल ओवर लेटर पार्ट। ठीक, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है पूरा। write down the rules related to interpretation of deeds or documents। ठीक है, खत्म करते हैं इसको यहीं। मैं वापस से 5 मिनट और रुक रहा हूं। डीड्स में, हाँ हाँ, डीड में क्या, इस पूरे चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन आए। मैं फिर रुक रहा हूं केवल और केवल डाउट्स के लिए। अब आपके डाउट्स पूछ लो जल्दी से। मैंने अब तक ये चैप्टर किस इंटेंशन से पढ़ाया कि आपको एग्जाम में 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, उसमें क्या क्या लिखना है वो मैंने वापस आज बोल दिया कि ये ध्यान रख लो, ये लिख दो के काम हो जाएगा। आप भी इस इंटेंशन से पढ़ना। डाउट्स है तो पहले वो पूछो, कोई डाउट है? हाँ हाँ, आ सकते हैं। वैसे जनरली एमसीक्यू आने के चैप्टर है फेमा और जनरल क्लॉजेज एक्ट, बट डेफिनेटली यहाँ से भी आ सकते हैं। रीड में लॉ मेकर नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ आएगा ही नहीं रीड में, कहाँ लिखा है ऐसा? कहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है? पता कौन सा पैराग्राफ? हाँ, वो डॉक्यूमेंट ही है ना, वो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट, इसीलिए तो डॉक्यूमेंट्स और डीड के इंटरप्रिटेशन में भी वही रूल यूज होते हैं जो लॉ के इंटरप्रिटेशन में यूज होते हैं। कौन से वाले पैराग्राफ पे डाउट है? 6th पैराग्राफ, 1 2 3 4 5 और 6, ये समझो। कोर्ट के लिए भी ये कह रहे हैं कि कोर्ट किसी भी डीड या डॉक्यूमेंट का जब मीनिंग निकाले
तब पहले ये पता लगाए कि ये डीड या डॉक्यूमेंट इन लोगों ने बनाया क्यों था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने किसी एक व्यक्ति को लोन दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए था उसके साथ? लोन एग्रीमेंट। लेकिन मुझे उस लोन के अलावा उस व्यक्ति के बिजनेस में हिस्सेदारी भी चाहिए थी, तो मैंने साथ में कर लिया एमओयू कि भैया अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आप अपने बिजनेस में इतना इतना पैसा भी दोगे। अब एमओयू के चक्कर में हमारे झगड़े हो गए, कोर्ट के सामने गया एमओयू। कोर्ट एमओयू पढ़ने के पहले इंटरप्रिटेशन निकाले, उसके पहले तय कर ले हमने एमओयू किया क्यों था। पहले हमसे पूछ तो ले तुमने एमओयू क्यों किया, क्यों था। वो जब दिमाग में रखेगी तो इंटरप्रिटेशन अच्छा आएगा, फिर उस इंटेंशन को सपोर्ट करने का इंटरप्रिटेशन लाएंगे। तो कोर्ट की कोशिश होनी चाहिए पहले इंटेंशन पता लगा, और आगे वो इंटेंशन जब डिड्यूस्ड हो जाएगा, the intention deduced after the document is read as a whole should be the actual term the parties intend to agree। ये इंटेंशन भी आपको कब पता चलेगा? जब आप उस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे, तब एक्चुअल इंटेंशन पता चलेगा। और इस इंटेंशन को पता लगाने के बाद जो इंटरप्रिटेशन निकलेगा, दैट इज एक्चुअल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट डाउट, फोर्थ पॉइंट। ये तो वही है, पूरे डीड और डॉक्यूमेंट में कॉमन लाइन है ये, कि डीड या डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट कैसे करें। कि एक रीजनेबल, एक नॉर्मल व्यक्ति, वेल इन्फॉर्म्ड व्यक्ति, जैसे सारी बातें सर रीजनेबल और वेल इन्फॉर्म्ड दोनों एक साथ के, रीजनेबल मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति जिसे सब कुछ पता था उस डॉक्यूमेंट के बारे में, जो जान मतलब सब चीजें जानने के बाद वो एग्रीमेंट कर रहा है, वो उन डीड और डॉक्यूमेंट में जो वर्ड यूज हुए हैं उनको किस सेंस में पढ़ता लिखता समझता है, उस अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करे, एक कॉमन मैन के इंटेंशन से इंटरप्रेट करे। इस चीज की कोशिश हो, कभी भी किसी डीड या डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड लिखा हो तो उसका मतलब कैसे समझें, कि एक रीजनेबल और वेल इन्फॉर्म्ड व्यक्ति कैसे इन वर्ड को यूज करता है। ठीक, नेक्स्ट, फिर कह रहा हूं इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। हर टॉपिक में 8-10 लाइन या इतना कंटेंट कि 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप उसे अच्छा खासा एक कंटेंट प्रोबेबल दे पाए। इतना पढ़ लो, इतना ही लिखना है, बहुत है। पुराने अटेम्प्ट के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ट्राई करो अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को पढ़कर उनके आंसर देखो, तो गाइडलाइन आंसर से आपको समझ में आएगा कि कैसे लिखना चाहिए। लिख यही रहे जो हम समझ रहे हैं, कैसे लिखना है उसको और देख लो तो आपको फ्रेमिंग आ जाएगी आंसर्स। लिखना यही है, कंटेंट इतना है, ठीक है। बाकी अब पेमा का मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भिजवाया था शायद, तो लाइव सेशन नहीं हुआ है फेमा के रिवीजन का। तो मुझे ये बता दो, क्या फेमा का लाइव रिवीजन सेशन रखूं या हो चुका है? फेमा का किसी को लाइव रिवीजन सेशन रख लूं? ओके, सो रख लेते हैं। आपकी मॉक कब से? मतलब परसों से ही? तो कल तो आप, कल मॉक किसका है? परसों अकाउंट्स का। मॉक कब तक खत्म होंगे? 5 को। तो 5 तारीख के बाद फेमा का रिवीजन रखते हैं। आप मॉक दे लो एक और बार, और क्योंकि अभी कल तो आप अकाउंट्स पढ़ोगे, तो आप 5th तक फ्री हो जाए, मॉक दे दें, उसके बाद हम फेमा का भी सेशन। नो प्रॉब्लम, चलिए बाय, थैंक यू सो मच।